हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली में बताऊंगा कि आप जीएसटी लॉ को ध्यान में रखते हुए फ्री सैंपल ऑफ गुड्स या बाय वन गेट वन फ्री की एंट्री टैली में कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मैं अपनी जो भी मेरी पर्सनल नॉलेज है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसके लिए मैं आपको कुछ सेक्शंस बता देता हूँ जीएसटी के, कि अगर कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उन सेक्शंस को रेफर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद मेरी वीडियो को अगर आप देखते हैं या समझते हैं तो आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए जो भी सेक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट है, अब उन सेक्शंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जैसे सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 जिसमें सप्लाई की बात की गई है। इसके अलावा सेक्शन 16(1) जिसमें आपको आईटीसी कब मिलेगी इसकी बात की गई है। इसके अलावा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज एच जिसमें बताया गया है कि किन किन चीजों में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई नहीं है। वहां पर आपको एक एक्सेप्शन दिया गया है कि शेड्यूल 1 को छोड़ के। यहां पर आपको शेड्यूल 1 को भी ध्यान में रखना है सेक्शन 17(5)(h) के साथ। और इसके अलावा आपको सेक्शन 25 को भी ध्यान में रखना है जो कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन है, जिसमें कि आपको डिस्टिंक्ट पर्सन वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको सेक्शन 15(3) को भी ध्यान में रखना है। यानी इन सारे सेक्शंस को अगर आप एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे सेक्शंस का एक दूसरे से लिंक है, तो आप मेरी बातें अच्छे से समझ पाएंगे और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कि आप इन सेक्शंस को एक बार जरूर रेफर करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी सेक्शंस बताए उनकी थोड़ी थोड़ी हिंट मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ सके। जैसे मैंने सेक्शन 16 की बात की, ये बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी आईटीसी की बात करता है कि कब आप टेक कर सकते हैं, कब आप एलिजिबल होते हैं आईटीसी लेने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर कंपोजिट डीलर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर गुड्स या सर्विस या बोथ की सप्लाई करता है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करता है तो वो आईटीसी ले सकता है। लेकिन यहां पर आपको सेक्शन 49 को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 49 में कुछ कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। फ्रेंड्स, जब सप्लाई की बात आ ही गई है तो अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि सप्लाई किन किन चीजों को कहा जाता है और किस सेक्शन में सप्लाई के बारे में बताया गया है। अगर हम सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 7 के बारे में बात करें तो उसमें स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज ए में बताया गया है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सारी चीजें जो बताई अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होती है तो ये सप्लाई है। इसके अलावा बी में बोला गया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसे भी सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो कंसिडरेशन के लिए किया गया हो, प्रतिफल के लिए किया गया हो या बिना प्रतिफल के लिए किया गया हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसे सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा सी नंबर में बोला गया दी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, इसे सप्लाई माना जाएगा। अगर मानकर चलिए शेड्यूल 1 में जो भी बातें लिखी गई है, जो भी एक्टिविटी लिखी गई है, अगर वो विदाउट एनी कंसिडरेशन के भी हुई है तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें लिखी गई हैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में सप्लाई के बारे में। अब हम बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट के दूसरे सेक्शन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज एच के बारे में, जहां पर आईटीसी को कुछ कंडीशंस में डिसअलाउ किया गया है। तो वो क्या कंडीशंस है, जैसे लॉस्ट ऑफ गुड्स, स्टोलन ऑफ गुड्स या आपके डिस्ट्रॉयड ऑफ गुड्स है, या इसके अलावा आपको एनी गुड्स डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट शेड्यूल 1। यानी कि अगर आपका गुड्स जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चोरी हो जाता है, या फ्री सैंपल के रूप में आप देते हैं या गिफ्ट के रूप में आप किसी को देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो रहा हो, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार जरूर बोलूंगा कि जितने भी सेक्शंस मैंने बताए हैं इस टॉपिक को लेते हुए, आप उन्हें एक बार जाकर खुद से पढ़ें और इसके साथ आप शेड्यूल 1 को पढ़ना ना भूलें, जहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप बिना किसी कंसीडरेशन के भी सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट उसे सप्लाई मानेगी और वहां पर आपको आईटीसी भी अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर मानकर चलिए डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन जो भी सप्लाई करते हैं उसे सप्लाई माना जाएगा और आईटीसी भी मिलेगी। इसके अलावा प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो भी चीजें हैं वहां पर भी आईटीसी मिलेगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस
विदाउट एनी कंसिडरेशन वहां पर भी आपको सप्लाई माना जाएगा और आईटीसी मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से समझने के लिए उसे एक बार जरूर रेफर करें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समराइज्ड वे में बता रहा हूं कि आखिर सेक्शन 16(1) में क्या बोला गया है। जैसे कि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई करते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? जैसे मानकर चलिए आपकी लैपटॉप की दुकान है और उसमें जो आपके लैपटॉप्स पड़े हैं स्टॉक में, उन्हें जब आपने परचेज किया होगा तो उसके ऊपर आपने टैक्स दी होगी, जिसे हम इनपुट इनपुट टैक्स या आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसकी हम क्रेडिट लेते हैं जब हम सेल करते हैं। तो जब अगर आप उसमें से कोई भी एक लैपटॉप या दो लैपटॉप या जितने भी लैपटॉप हैं, अगर आप उसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, यानी आप अपने घर में अपने बच्चे को देने के लिए या खुद के यूज के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन वो पर्सनल यूज है, तो उस सिचुएशन में आप उस गुड्स की आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि आप आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं? जब आप उसे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे यहां पर जो आपने लैपटॉप्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले अपने फर्म से, यानी कि आपने विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना 1 रुपए चुकाए अपनी फर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट वो लैपटॉप ले लिए, यानी ड्राइंग कर लिए। तो इस केस में गवर्नमेंट को तो कोई डिफरेंस टैक्स नहीं गई, तो आप इनपुट कैसे क्लेम कर सकते हैं? जैसे कि मानकर चलिए अगर आप यही लैपटॉप अपने किसी कंज्यूमर को सेल करते, तो जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर प्रॉफिट लेते, प्रॉफिट के बाद जो भी आपका अमाउंट आता उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करते, और उसके बाद जो इनपुट माइनस करते, तो कुछ ना कुछ तो आपका डिफरेंस टैक्स बनता जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। अल्टीमेटली कभी भी हो सकता है इस मंथ नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी ना कभी जब आपका स्टॉक खाली होता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स जोड़ के आप देखते हैं, तो आपको पता चलता कि ये जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो इसमें उस लैपटॉप का भी पोर्शन है, तो आप जो पे करते गवर्नमेंट को। लेकिन जब आपने विदाउट एनी कंसिडरेशन बिना 1 रुपए दिए फंड से अपने यूज के लिए निकाल लिया लैपटॉप, तो इस केस में अल्टीमेटली आप एक कंज्यूमर बन गए। और यहां पर क्योंकि बिना किसी कंसिडरेशन के ये जो भी ट्रीटमेंट हुई है, सप्लाई हुई है, तो इस केस में आपको 1 रुपए भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली खुद एक कंज्यूमर बन गए, ठीक है, और आपने गवर्नमेंट को कोई डिफरेंस टैक्स भी जमा नहीं किया, क्योंकि आपका यहाँ पर विदाउट एनी कंसिडरेशन जो भी है सप्लाई हो रही है, इसीलिए आपको आईटीसी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसे मानकर चलिए बिलिंग करके निकालते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल नेम से बिलिंग की और आपने फर्म को पैसे दिए, तो उस केस में आईटीसी आपकी फर्म ले सकती थी। फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लाउज एच में जो भी चीजें बताई गई हैं कि उन्हें सप्लाई नहीं मानेगी गवर्नमेंट, जैसे कि आपका हो गया गुड्स लॉस्ट, गुड्स स्टॉलन, डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स, या इसके अलावा फ्री सैंपल ऑफ गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेड्यूल 1, तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट सप्लाई नहीं मानेगी और आपको आईटीसी नहीं देगी। तो इस केस में कुछ लोग कहते हैं, कुछ बिजनेसमैन, की गवर्नमेंट की ये गलत रूल है, गवर्नमेंट ने ये गलत चीज बनाई है, हमें आईटीसी क्यों नहीं मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज को गलत या सही तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि आप उसके बारे में अच्छे से समझ न लें। अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनकी बात भी सही है, अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनकी बात भी सही है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा, जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान कर चलिए, सपोज कीजिए कि मैं कहीं से गया और 1 लाख रुपए का गुड्स लाया जिसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो टोटल मेरी इनवॉइस की वैल्यू बन गई 1,18,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं वो आइटम आकर सेल करता हूँ, पूरा का पूरा आइटम सेल करता हूँ और उस पर मैं 10% प्रॉफिट अर्न करता हूँ, तो यहां पर अगर मैं 1 लाख के ऊपर 10% ऐड करूं तो 1,10,000 होगा, उसके ऊपर 18% ऐड करूं तो टोटल इनवॉइस की वैल्यू हो जाएगी 1,29,800 रुपए। यानी जो हमारी जीएसटी आई सेल करते वक्त वो आई 19,800। अब मैं जब गवर्नमेंट को पे करूंगा तो 19,800 में से 18,000 माइनस करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है परचेज के टाइम, तो डिफरेंस टैक्स जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी 1,800 रुपए, जो कि मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए बात, कि मैंने गवर्नमेंट को इनपुट भी दी और फिर डिफरेंस टैक्स भी दी सेल के टाइम, ठीक है, और उसके बाद जो भी मैं अर्न करूंगा उसके ऊपर मैं इनकम टैक्स भी दूंगा अगर मैं उसके स्लैब में आता हूं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसका मिस यूज करते हैं। उनका एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स नहीं देने के पर्पज से, टैक्स को गलत तरीके से हड़पने के पर्पज से ऐसा करते हैं। मानकर चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 लाख रुपए का गुड्स लाता है और वो गवर्नमेंट को आके बोलता है कि मैंने पूरा 1 लाख रुपए का गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दिया, यानी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अगर गवर्नमेंट उसे आईटीसी देने लगे तो सभी लोग, ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे, तो उससे क्या होगा,
कि 18,000 की वो सामने वाले ने आईटीसी ले ली दूसरे गुड्स के एवज में, या रिफंड क्लेम कर लिया। उसके बाद क्या है, क्योंकि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो उस केस में उसने गवर्नमेंट को डिफरेंस टैक्स भी नहीं दिया, इसके अलावा इनकम टैक्स भी नहीं दिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो इनकम होगी कहां से। कई लोग इस तरीके से भी करते हैं, आकर कहते हैं पूरा का पूरा गुड्स जल गया, जबकि जला नहीं है, वो उसे 2 नंबर में सेल करेंगे, इनकम टैक्स भी नहीं देंगे, डिफरेंस टैक्स भी नहीं देंगे, और साथ में जो उन्होंने इनपुट दिया है उसे भी वो क्लेम कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बनाई होंगी। फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली टैली में ये देखेंगे कि फ्री सैंपल ऑफ गुड्स की एंट्री टैली में कैसे की जाती है, और उसके ऊपर जो हमारी आईटीसी रहती है उसे हमें कैसे रिवर्स करना होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना जरूरी है कि कोई भी बिजनेसमैन आखिर क्यों फ्री सैंपल्स देता है अपने बिजनेस में, या इसके अलावा कोई भी गिफ्ट क्यों देता है अपने डीलर्स वगैरह को। तो देखिए फ्रेंड्स, बिजनेसमैन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें, ग्रो कर सकें, या अपनी सेल को इंक्रीज कर सकें। तो इस केस में ज्यादातर आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं कि डॉक्टर्स या जो भी उनके डीलर्स वगैरह होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट देती हैं, जैसे कि की चेन हो गई, कैलेंडर हो गया, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो उनके काउंटर पे पड़ी होती है, जिससे कंज्यूमर का जो माइंड है वो अट्रैक्ट हो उनके आइटम की तरफ। या इसके अलावा डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स देते हैं जिस पर लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, तो वो सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए देते हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसे सप्लाई नहीं माना है और इसके इसमें आईटीसी नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि टैली में इसका एंट्री आप कैसे पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा टैली में, ताकि हम फ्री सैंपल्स की एंट्री पास कर सके टैली में विदाउट एनी अमाउंट। हमें F11 यानी फीचर्स में आना होगा। इसके बाद हम अकाउंटिंग फीचर्स में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स में भी जा सकते हैं, दोनों जगह ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आपको ऑप्शंस मिलेगा एनेबल जीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन, इसे यस करके एंटर करके, या कंट्रोल ए से इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको इन्वेंट्री फीचर में भी ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं जनरल में आपको मिल रहा है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। दोनों जगह ये ऑप्शन है, कहीं से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए मैंने एंट्री पास करके रखी है परचेज की। आप यहाँ पर देखिए एक पाइप मैंने परचेज किया है 100 पीस 100 रुपए के रेट से, जिसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई है 11,800 रुपए, और 18% जीएसटी है। अब मानकर चलिए मैं एक पीस फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करना चाहता हूं, तो मैं कैसे सेल करूंगा? उसके लिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और सेल्स वाउचर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी एंट्री आपको टैली में कैसे करनी है, आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मैंने ये एंट्री सेल्स वाउचर में करके रखी है, और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में मैंने कैश क्यों लिया है? यहाँ पर कैश इसलिए लिया है, अगर मानकर चलिए ये जो मैं फ्री सैंपल है अगर मैं किसी कंज्यूमर को दे रहा हूँ जिसका मुझसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका मैंने लेजर्स वगैरह टैली में नहीं बना रखा है, तो उस केस में मैं यहाँ पर कैश या बैंक कुछ भी ले सकता हूँ, और इससे मेरा अमाउंट में कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक भी रुपए रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं विदाउट कंसीडरेशन दे रहा हूँ, तो मेरा इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मानकर चलिए आप ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को दे रहे हैं और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि पूरे साल में हमने उसे कितनी बार फ्री सैंपल्स वगैरह दिया है, तो उस केस में आप यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में जो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसका भी आपने टैली में लेजर बना रखा है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी लेजर नहीं है टैली में तो उस केस में आप कैश या बैंक ले सकते हैं, आपका कोई भी अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सेल्स लेजर में आप क्या लेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने लेजर कैसे बनाया है। सेल ऑफ फ्री सैंपल्स, चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो सेल्स का लेजर है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने टोटल फ्री में कितने सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं, यानी टोटल मेरा फ्री मैंने कितना आइटम डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके लिए मैंने इस तरीके से अलग लेजर बनाया ताकि मैं ट्रैक कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल ऑफ फ्री सैंपल्स और यहाँ पर सेल्स अकाउंट और जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि अमाउंट तो रहने वाला है नहीं इस केस में। और यहाँ पर गुड्स लेते हुए इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर आइटम लिया, गोडाउन चूज किया, जहां पर भी मेरा गोडाउन में वो माल पड़ा हुआ था। गोडाउन अगर नहीं बनाते हैं आप टैली में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी डाली जितनी भी क्वांटिटी मैं दे रहा हूँ, और अमाउंट यहाँ पर डाला नहीं, वो इसलिए यहाँ पर टैली एक्सेप्ट कर ले रही है विदाउट अमाउंट, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन एक्टिवेट किया है F11 में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक बार देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको परचेज 10,000 की थी विदाउट टैक्स, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 99 का बचा है क्योंकि एक पीस कम हो गया है, और 100 रुपए का एक पीस था तो आपको लॉस हो गया 100 रुपया, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बैलेंस शीट को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर करंट एसेट में
आपका कैश आप देख सकते हैं, कैश इन हैंड आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कैश तो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन थी। फ्रेंड्स अगर आप पीएनडल में आके सेल्स अकाउंट को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर भी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन थी, इसीलिए यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 99 पीस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल मैंने सेल कितना फ्री में किया है, तो उस केस में आपको आना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद आपको आना है अकाउंट्स बुक में, उसके बाद लेजर्स में आना है, और यहाँ पर सेल्स ऑफ सर्विस का जो आपने लेजर बनाया था सेल फॉर फ्री सैंपल का, वो आपको सेलेक्ट करना है। पीरियड जितनी पीरियड की आप चेक करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी आपका सेल हुआ है। इस तरीके से आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग से बनाया। चाहता तो मैं सेल्स का जो लेजर नॉर्मल हम यूज करते हैं उसे भी हम ले सकते थे, लेकिन फिर हम उससे ट्रैक नहीं कर पाते। फ्रेंड्स अब मैं आपको सेल ऑफ फ्री सैंपल की दूसरी एंट्री बताने जा रहा हूँ। दूसरी एंट्री से क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पहली एंट्री बताई जिसमें कि आपको मैंने सेल्स वॉचर में उसकी एंट्री की, जिससे कि जो हमारी इनवॉइस नंबरिंग है वो चेंज होती रहेगी। उससे क्या कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारी इनवॉइस नंबरिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे नॉर्मल सेल वगैरह के लिए भी यूज करते हैं सेल्स वॉचर को, तो उस केस में हम एक डिफरेंट सेल्स वॉचर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो में या इन्वेंट्री इन्फो में, आप दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं। तो मैं अभी अकाउंट इन्फो में ही जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्रिएट में जाना है, मैं अल्टर में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वाउचर। यहाँ पर गुड्स फॉर फ्री सैंपल नाम से मैंने क्रिएट किया है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। अंडर सेल्स लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है, और जब आप एंट्री करेंगे फ्री सैंपल की, तो आप क्या करेंगे, सेल्स वाउचर पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर सेल्स के ऑप्शन पर, तो आपके सामने ये वाउचर टाइप ओपन होगा। यहाँ पर गुड्स फॉर फ्री सैंपल को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे हम आइटम इनवॉइस मोड में यूज करेंगे। अब मानकर चलिए ये जो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री सैंपल, सपोज जगदीश जॉब वर्कर नाम है या सपोज सोनी सैनिटेशन को दे रहा हूँ, ठीक है। फ्री में दे रहा हूँ तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। सेल ऑफ फ्री सैंपल का लेजर ही हम यहाँ पर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो सेल ऑफ फ्री सैंपल के लेजर में मैंने जीएसटी इनेबल कराई थी, आप चाहे तो उसे डीएक्टिवेट भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट आएगी ही नहीं। तो चाहे आप उसे इनेबल रखें या डिसेबल रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर मैं इसे एक पीस दे रहा हूँ, ठीक है। पहली एंट्री मैंने डिलीट कर ली है, विदाउट एनी अमाउंट में दे रहा हूँ, तो इसे मैं सिंपली इस तरीके से एक्सेप्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने ये एक पीस दिया है, तो इसके ऊपर मैंने क्योंकि इनपुट दी थी परचेज टाइम, तो अब मैं उससे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो उस केस में मुझे रिवर्सल ऑफ आईटीसी की एंट्री पास करनी होगी, जो हम जर्नल वॉचर में पास करेंगे। जर्नल वॉचर में आने के बाद हम यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, जीएसटी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चूज करेंगे, और यहाँ पर हम अदर चूज करेंगे, या इन एलिजिबल क्रेडिट भी चूज कर सकते हैं, या अदर्स या नॉट एप्लीकेबल, तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा जो आपको सही लगे आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री का इफेक्ट वही पड़ने वाला है। उससे होगा क्या, जो भी आप चूज करेंगे जैसे अदर्स, नॉट एप्लीकेबल या इनएलिजिबल, तो उसके हिसाब से जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर उसी हिसाब से अमाउंट फिट हो जाएगा, ठीक है। जब अगर आप टैली से फाइल करेंगे तो उसी हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे नॉर्मल केसेस में आप अदर ही लें तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स ये एंट्री इसी तरीके से पास होगी जैसी आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर डेबिट होगा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स का लेजर, कैसे बनाया देख लीजिए, कंट्रोल एंटर करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा है, जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि जब मैं टैक्स को रिवर्स करता हूं तो ये मेरा एक्सपेंस बन जाता है, जो कि मेरा पीएनडल में डेबिट साइड रिफ्लेक्ट होगा। 18 रुपए एक पीस पर मैंने जीएसटी दी थी, उसे मैंने रिवर्स कर दिया। यहाँ पर क्रेडिट करेंगे उस लेजर को जो हमने पे किया था, जैसे मैंने आईजीएसटी हेड में पे किया था इनपुट, तो मैं यहाँ पर आईजीएसटी का इनपुट का लेजर लूंगा। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने पे किया होता परचेज के टाइम तो मैं उसे लेता, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जैसे आप लेजर लेंगे यहाँ पर रेट डाल देना है और किस अमाउंट के ऊपर आप डिडक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक पीस का 100 रुपया वैल्यू था विदाउट टैक्स, तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद इस तरीके से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप इसका पीएनडल में इफेक्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 18 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर जो आपकी इनपुट थी करेंट लायबिलिटीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 1800 रुपए थी, अब आपको 1782 रुपए रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी एंट्री होगी। अब फ्रेंड्स आप लोग दूसरी एंट्री समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मानकर चलिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने गुड्स को फ्री सैंपल नहीं दे रहा हूँ, तो उस केस में एंट्री क्या होगी। तो जैसे मानकर चलिए मैंने की चेन्स कैलेंडर वगैरह प्रिंट आउट करवाए हैं अपने बिजनेस के लिए, और मैं अपने डीलर्स वगैरह में वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ,
लेकिन जब मैंने जिससे बनवाए हैं उसने मुझे जीएसटी वगैरह चार्ज की है, जो भी इनवॉइस बना कर दी है, तो उस केस में उसकी एंट्री टैली में कैसे होगी? तो इसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, जर्नल वाउचर किसी में भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसकी एंट्री किस में करें, सबका इफेक्ट सेम ही जाने वाला है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं वाउचर के हिसाब से। जैसे देखिए, अगर मैं पेमेंट वाउचर की बात करूं तो अभी मैं यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में यूज कर रहा हूँ पेमेंट वाउचर को। तो यहाँ पर आप समझिए, गिफ्ट फॉर प्रमोशन, मानकर चलिए मैंने कुछ भी बनाया, की चेन वगैरह कुछ भी बनवाया, तो उसकी मैं लेजर दिखा देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा है इसे मैंने, जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपका जो भी एचएसएन कोड हो इस केस में तो वो आप डाल दें। मैंने यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए कुछ भी डाल दिया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं, या अगर आप अपने स्टेट से ये गुड्स ले रहे हैं या अपने स्टेट से अगर आपने बनाया तो परचेज टैक्सेबल चूज कर लेंगे। ऐसे चूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल रहने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस कर दें। ये यस कर देने से क्या होगा, क्योंकि इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इस गिफ्ट को, तो इस केस में विदाउट एनी कंसीडरेशन आप इसे देने वाले हैं, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे जो आपने इसके ऊपर इनपुट दी है। तो इसीलिए इसे यस कर दें और यहाँ पर आपका जो भी है जीएसटी रेट उस आइटम के ऊपर वो डाल दें। ठीक है, और यहाँ पर गुड्स लेते हुए इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर 2000 रुपए, अब यहाँ पर पीस वगैरह नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपका ये स्टॉक नहीं है, ये आपने प्रमोशन के लिए बनाया है, तो यहाँ पर ये स्टॉक नहीं है कि आप इसे टैली में इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि टोटल कितने पीस थे। वैसे आप इसे मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने दी है टैक्सेबल वैल्यू वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो भी इसके ऊपर टैक्सेस लगी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो आप लेंगे डेबिट में। जैसे इसके ऊपर 180 रुपए सीजीएसटी, 180 रुपए एसजीएसटी लगी थी। उसके बाद जिससे भी आपने पेमेंट किए बैंक या कैश से, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। ठीक है, अगर आप यही एंट्री परचेज वाउचर में करना चाहते हैं तो आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा परचेज वाउचर में। वो इसलिए क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी रिटर्न वगैरह के टाइम में, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा यही रहेगा जिसकी आप आईटीसी लेना चाहते हैं वही इसमें आप एंटर करें। सपोज कीजिए कि इनवॉइस नंबर 1 है जिससे आपने ये सर्विस ली है। ठीक है, अब नाम जो भी हो, मानकर चलिए इसका नाम सोनी सैनिटेशन ही है जिससे आपने लिया, वहां पर उसका नाम नहीं आ रहा था। और हमें नाम की जरूरत भी क्या है, उससे हम कोई हमेशा थोड़ी ना परचेज या सेल करने वाले हैं। हाँ, एक बात का याद रखिएगा, वहां पर जो मैंने वो एंट्री की थी, वो वहां पर एंट्री मैंने ये समझते हुए की थी कि जो मैंने सर्विस ली है वो मैंने कैश में ली है। अगर आपने क्रेडिट में ली है तो उस केस में आप यहाँ पर उसे ट्रैक कर सकते हैं, परचेज ले लेंगे। और यहाँ पर फिर आपको, सॉरी, इसे आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है, इसे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में यूज करना है। परचेज वाउचर को आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यूज करना है, आइटम इनवॉइस मोड में नहीं। आपको परचेज वाउचर में आने के बाद अल्ट के साथ आई प्रेस करना है ताकि ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से ये जो क्वांटिटी का कॉलम है वो रिमूव हो जाए। आपका इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर वो जो आपका गुड्स फॉर प्रमोशन करके जो लेजर बनाया था, गिफ्ट फॉर प्रमोशन, इसे आप ले लेंगे। और ये जो लेजर मैंने बनाया था इसके अंदर जो मैंने, जैसे एक बार दिखा देता हूँ, ये जो मैंने टाइप ऑफ सप्लाई किया था, यहाँ पर आप सर्विस भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने तो आपको सर्विस दी है तो आप सर्विस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने गुड्स भी रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंट्री में। अब यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपके टैक्सेस है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी हो, और यहाँ पर इस केस में परचेज वाउचर में एंटर करने से क्या होता है कि टैक्सेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं, आपको मैनुअल फीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि पेमेंट वाउचर में यही काम अगर आप करेंगे तो वहां पर आपको मैनुअल फीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो केस यहाँ पर नहीं होता है। अब इस तरीके से आपने एंट्री कर ली। अब अगर मानकर चलिए जर्नल वाउचर में करना चाहते हैं तो वहां पर भी कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। वहां पर आप इस तरीके से एंट्री, सॉरी ये गलत हो गया है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये ऑटोमेटिक अपने आप गलत एंट्री हो गई। यहां पर आपको क्या करना है, गिफ्ट फॉर प्रमोशन 2000, सब ऑप्शंस हैं फ्रेंड आपके पास, इसीलिए मैं सारी ऑप्शंस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से एंट्री होगी। आपकी मर्जी, आप किस तरीके से एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर जर्नल वाउचर में आप कैश में भी अगर पेमेंट कर रहे हैं, यानी हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं जर्नल वाउचर में। अगर आप मानकर चलिए हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप क्रेडिट में उससे ये सर्विस ले रहे हैं, तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। याद रखिएगा, जर्नल वाउचर में अगर आपने कैश में ये सर्विस ली है या क्रेडिट में ली है, यहाँ पर एंट्री आप कर सकते हैं। परचेज वाउचर में भी अगर आपने कैश में लिए है या क्रेडिट में लिया, आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट वाउचर में तभी आप एंट्री करेंगे जब आपने उस सर्विस को सिर्फ और सिर्फ कैश में लिया है, क्रेडिट में नहीं लिया है। ठीक है,
यहाँ पर 180 रुपए, और यहाँ पर जो भी पार्टी है उसे आप क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से एंट्री होगी। अगर मानकर चलिए इसी जगह आप क्रेडिट के जगह कैश लेना चाहते हैं या बैंक लेना चाहते हैं, तो आपको F12 कॉन्फ़िग में आकर जर्नल वॉचर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वॉचर। इसे यस करना होता है तो ही आप कैश या बैंक ले पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आपको इनपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है 180 रुपए और 180 रुपए SGST। ठीक है, इसे मैं रिमूव करूंगा क्योंकि मैं इसकी तो ITC ले ही नहीं सकता हूं। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिफ्ट फॉर प्रमोशन 2000 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं उसे रिमूव कैसे करूंगा वो आप देखिए, लेकिन उससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, स्टेटरी रिपोर्ट GSTR 3B। यहाँ पर आपका, क्योंकि आपने जो एंट्री टाइम इन एलिजिबल चूज कर लिया था उस लेजर को बनाते हुए गिफ्ट फॉर प्रमोशन के, तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है 3B में वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबल ITC में सिर्फ आपको 1782 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1800 पहले वाला, उसके बाद उसमें 18 रुपए माइनस हुआ है जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स दिए थे एक पीस। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एज पर सेक्शन 17(5) 360 रुपए आपकी इन एलिजिबल ITC आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीके से आपका GSTR 2 में भी इफेक्ट हुआ है, GSTR 2 भी देख लीजिए। खाली मुझे वहां से बैलेंस शीट से उसे रिमूव करना है, बैलेंस शीट में जो मेरा टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे मुझे वहां से रिमूव करना है। यहां पर भी आप देखिए, अंदर जाके देखिए, आपको जो नीचे राम सैनिटेशन है यहाँ पर 1800 टैक्स पेड और ITC अवेल्ड में भी 1800 रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो बैंक वाला जो आपको एंट्री दिख रहा है जो पेमेंट वॉचर में मैंने की थी, ये वाली गिफ्ट फॉर प्रमोशन की, इसका आपको यहाँ पर 360 रुपए टैक्स पेड में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ITC अवेल्ड में ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आपने देख लिया। अब हम एंट्री पास करेंगे जर्नल वॉचर में जो हमारा टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट में, उसे वहां से रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमारा जो रिवर्सल ऑफ टैक्स का हमने लेजर बनाया था, तो यहाँ पर 360 रुपए ले लेते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं इनपुट CGST को 180 रुपए से और इनपुट SGST को 180 रुपए से। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, जब हम इसके ITC ले ही नहीं सकते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। इस तरीके से फ्रेंड्स आप एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने जो आपको एंट्रीज दिखाई गिफ्ट फॉर प्रमोशन की, कि आपको कैसे करनी है, उसका लेजर कैसे बनाना है, वहां पर इनएलिजिबल ITC को यस करना होता है और फिर ITC को रिमूव करना होता है, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, अगर आप इसकी सिंपल एंट्री करना चाहते हैं, आप इतने सारे लफड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, गिफ्ट फॉर प्रमोशन का जो लेजर बनाएंगे वहां पर GST को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और इसके साथ जब आप एंट्री करेंगे, चाहे वो पेमेंट वॉचर में करें, जर्नल वॉचर में करें, तो वहां पर जब आप एंट्री करेंगे तो जो भी आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी वो आप वहां पर डाल देंगे और सिंपली उसे पेड कर देंगे। वहां पर कोई टैक्सेस के लेजर सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में आपका न तो उसका अफेक्ट जाएगा आपका 3B या 2 में, और ना ही आपको बैलेंस शीट में इनपुट वगैरह रिफ्लेक्ट होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे बाय वन गेट वन फ्री के बारे में, कि अंडर GST आप लोग टैली में इसकी एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, GST लॉ के अंदर बाय वन गेट वन फ्री के केस में जो भी आपने इनपुट्स दी है, यानी जो भी आप टैक्स पे करके हैं परचेज के टाइम, उसकी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। जबकि जो फ्री सैंपल आप दे रहे थे या फ्री गिफ्ट दे रहे थे उसकी ITC आप क्लेम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर क्या था कि आप जो कोई भी गुड्स है, जो इंडिविजुअल गुड्स है, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे विदाउट एनी कंसीडरेशन। जबकि बाय वन गेट वन फ्री के केस में क्या होता है, 2 और मोर गुड्स आपके जाते हैं, उसके साथ कोई और एक गुड्स बंडल्ड होके जाता है जो कि फ्री में जाता है, जो कि कंज्यूमर के लिए फ्री होता है। लेकिन आप अगर एक बिजनेसमैन है, जब आप 2 गुड्स दे रहे हैं, एक का पैसा ले रहे हैं, एक का नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो गुड्स दे रहे हैं जिसका आप पैसा ले रहे हैं, तो उसमें उस गुड्स की भी कॉस्टिंग शामिल है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पर मानती है क्योंकि आप इसे कंसिडरेशन में दे रहे हैं, भले आप एक गुड्स के साथ दूसरा गुड्स दे रहे हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट आपको उसकी ITC देती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो आप सप्लाई कर रहे हैं ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स्ड सप्लाई। अब ये क्या होती है, तो एक बार मैं छोटी सी हिंट दे देता हूं। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जो कि नेचुरली बंडल्ड होती है। नेचुरली बंडल्ड का मतलब, जैसे एग्जांपल मानकर चलिए आप लैपटॉप दे रहे हैं, तो लैपटॉप के साथ आपको मालूम है कि बैग मिलता है, लैपटॉप बैग जरूर मिलता है, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। तो यहां पर ये कंपोजिट सप्लाई हो गई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या होता है
कि जो भी आपका जीएसटी रेट प्रिंसिपल आइटम के ऊपर है, यानी आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं, आप बैग सेल नहीं कर रहे हैं, बैग तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं लैपटॉप के साथ, तो यहाँ पर जो लैपटॉप के ऊपर जीएसटी रेट है वो लगता है उस आइटम के ऊपर भी जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मिक्स्ड सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं गारमेंट शॉप्स की, तो वहां पर आपने कई बार ऑफर देखा होगा, बाय वन गेट वन फ्री, एक जींस के साथ दूसरी जींस फ्री, तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो इस केस में मिक्स्ड सप्लाई के केस में गवर्नमेंट बोलती है जिस भी आइटम के ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी रेट है, चाहे आप वो फ्री में ही क्यों ना दे रहे हो, उस आइटम का जीएसटी रेट ही इनवॉइस में आपको ऐड करना है, उसी के हिसाब से कंज्यूमर से लेना है और गवर्नमेंट को पे करना है। यानी मानकर चलिए आप कोई एक आइटम किसी भी कंज्यूमर को दे रहे हैं जो कि मिक्स्ड सप्लाई है, जिसमें कि जो प्रिंसिपल आइटम है, मानकर चलिए जिसके ऊपर 5% जीएसटी है, और जो उसके साथ आप फ्री दे रहे हैं सामान उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो आप जब इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 18% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ना कि 5%, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी रेट है उससे आपको कैलकुलेट करना है। जबकि अगर मैं कंपोजिट सप्लाई की बात करूं, तो वहां पर क्या कहती है गवर्नमेंट कि जो प्रिंसिपल आइटम है, जो प्रिंसिपल आइटम है जिसके साथ आप गुड्स दे रहे हैं फ्री में, उस प्रिंसिपल आइटम के ऊपर जो जीएसटी है वो आपको इनवॉइस में कैलकुलेट करना है। जैसे कि मानकर चलिए कोई एक आइटम है, अगर मैं कंपोजिट सप्लाई की बात करूं, कोई एक आइटम है जिसके ऊपर 18% जीएसटी है, ठीक है, उसके साथ कोई आप दूसरा आइटम दे रहे हैं फ्री में जिसके ऊपर 28% जीएसटी है, तो जब कंपोजिट सप्लाई की बात होगी तो जब आप इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 18% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रिंसिपल आइटम की है। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई के केस में अगर 5% जीएसटी का कोई आइटम है उसके साथ 18% जीएसटी का कोई आइटम फ्री दे रहे हैं, तो जो टैक्स कैलकुलेट होगी वो 18% की होगी, न कि 5% की। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जीएसटी रेट देखना है मिक्स्ड सप्लाई के केस में। और कोई ऐसा आइटम है जिसके ऊपर सेम जीएसटी रेट है, मानकर चलिए दोनों आइटम के ऊपर सेम है, तब तो आपको सोचना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं बताने जा रहा हूं कि बाय वन गेट वन के केस में आपको एंट्रीज कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा F11 यानी फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स में, यहां पर यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इसे यस करके कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे या एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। इसके बाद मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अकाउंटिंग वॉचर में आपको दिखा दूं कि अब आपको वो ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद परचेज और सेल वॉचर में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल्ड का। आ जाते हैं हम डेबुक में, यहां पर आप मेरी वो एंट्री देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मानकर चलिए मैंने अपनी दुकान में ऐसी स्कीम रखी है कि अगर आप 10 पीस परचेज करेंगे तो 5 पीस फ्री मिलेगा, यानी सेल तो मैंने 10 पीस किया लेकिन जो मेरा स्टॉक है वो 15 पीस चला गया, तो उस केस में एंट्री कैसे करनी है। तो इस केस में फ्रेंड्स देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आइटम है सेम आइटम है, यहां पर इसके साथ में कोई दूसरा आइटम नहीं सेल कर रहा हूं, एक ही आइटम है, उसी की मैं क्वांटिटी ज्यादा करके सेल कर रहा हूं। तो इस केस में हमारी सेम जीएसटी लगेगी जो आइटम के ऊपर है, क्योंकि यहां पर तो जो आइटम है उससे ही मैं ज्यादा क्वांटिटी में सिर्फ सेल कर रहा हूं। तो उस केस में क्या है कि जिसे भी आप सेल कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर हो या पार्टी हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे अपना लेजर, उसके बाद नीचे सेल्स का लेजर, और यहां पर जो भी आइटम है वो डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअल में डालेंगे जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आपके गोडाउन से निकल रही है, मतलब फ्री गुड्स के साथ, वो आप यहाँ पर डालेंगे। बिल्ड में वो डालेंगे जिसका बिलिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेरी एंट्री है इसे आप एक तरीके से कंपोजिट सप्लाई भी कह सकते हैं, एक्चुअली तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि इस एंट्री में हमने कोई दूसरा आइटम सेल नहीं किया, इसमें जो आइटम हम प्रिंसिपल मान रहे हैं उसे ही हम ज्यादा करके फ्री में दे रहे हैं। तो इस केस में हम जो आउटपुट टैक्स है वो हम वही लगाएंगे जो आइटम के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हम अनदर आइटम तो सेल कर नहीं रहे हैं उसके साथ फ्री में। और इसके साथ मैं बता दूं कि इस केस में जो आपकी आईटीसी है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप एक बात समझिए, जब भी कोई बिजनेसमैन ऑफर देता है या स्कीम देता है तो जाहिर सी बात है वो घाटे में तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा, हो सकता है प्रॉफिट कम कमाए लेकिन लॉस में नहीं देगा। तो इस केस में आप इसकी आईटीसी ले सकते हैं। तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी। अब मैं बात करूंगा मिक्स्ड सप्लाई की, जहां पर एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री जा रहा है, जहां पर जीएसटी रेट सेम भी हो सकता है दोनों आइटम का या अलग अलग भी हो सकता है। तो उस केस में एंट्रीज कैसे होगी। फ्रेंड्स अगर आप टैली में मिक्स्ड सप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको उसके लिए कॉम्बो का यूनिट बनाना होगा, यानी कॉम्बो का स्टॉक आइटम बनाना होगा। जैसे कि ये मेरा पाइप है, इसके ऊपर मेरी 18% जीएसटी है, ये एक अलग स्टॉक आइटम हो गया।
इसके साथ मैंने एक आइटम रखा है किचन बास्केट। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर मेरा 12% जीएसटी रेट है, तो यानी दोनों के जीएसटी रेट अलग है। और यहाँ पर एक दूसरे के साथ अगर हम कोई सामान दे रहे हैं तो उस केस में ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये मिक्स्ड सप्लाई है, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया है कि ये जो मेरा किचन बास्केट है जिसके ऊपर 12% जीएसटी रेट है, इसके साथ मैं वो जो पाइप है जिसके ऊपर 18% जीएसटी रेट है वो मैं सेल करूंगा। यानी 12% वाला जो मेरा आइटम है वो प्रिंसिपल आइटम है, और फ्री आइटम क्या है, 18% जीएसटी वाला। तो इसके लिए मैंने एक कंबो यूनिट का बना के रखा है स्टॉक आइटम। और आपको पता है कि मिक्स्ड सप्लाई में जिसकी जीएसटी सबसे ज्यादा होती है उसे ही आप इनवॉइस में आउटपुट में दिखाते हैं, उतना ही टैक्स आप कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया कॉम्बो किचन बास्केट विथ पाइप। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कॉम्बो किट वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद यूनिट वगैरह ले ली, और यहाँ पर आप स्टॉक आइटम बनाते वक्त F12 कॉन्फ़िग में जाकर सबसे नीचे ऑप्शन मिल रहा है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बीओएम यानी बिल ऑफ मटेरियल, इसे यस कर लेंगे। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा अल्टर कंपोनेंट बीओएम, इसे यस करेंगे। यहाँ पर यही नाम टाइप करेंगे जो नेम में है, कुछ और भी टाइप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा है जो नेम में है वही टाइप करें। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक पीस में आप क्या क्या किस हिसाब से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 पीस लिखेंगे। किचन बास्केट मेरा मेन लोकेशन गोडाउन, यहाँ पर अगर आपका एक्टिवेट है तो गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से आप ये मतलब स्टॉक दिखा रहे हैं, मतलब कहाँ से ये कंज्यूम होगा स्टॉक, किस गोडाउन से होगा। और क्वांटिटी मानकर चलिए 10 पीस कोई मुझसे परचेज करता है किचन बास्केट, तो मैं 1 पीस पाइप फ्री दूंगा। तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, किचन बास्केट 10 पीस लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर पाइप में लूंगा 1 पीस, ठीक है। यानी जब भी मैं बिलिंग करूंगा 10 पीस की तो 1 पीस मेरा ऑटोमेटिक ये जो पाइप है वो सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर जो जीएसटी की डिटेल्स है इसमें, यहाँ पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में एचएसएन कोड उस आइटम का दे देंगे जिसकी जीएसटी रेट सबसे ज्यादा है, उसका ही दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और जीएसटी रेट हम वही डालेंगे जिसका सबसे ज्यादा जीएसटी रेट है, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में या अकाउंट इन्फो में हमें वाउचर टाइप में जाना है, दोनों में से किसी एक में। और यहाँ पर आप क्रिएट में जाएंगे, अल्टर में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है मिक्स्ड सप्लाई नाम से, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। मैंने नाम ही दे दिया मिक्स्ड सप्लाई वाउचर टाइप को। अंडर रखा है स्टॉक जर्नल, और उसके बाद यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को मैंने यस किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसे मैंने यस किया है, इसे आपको भी यस कर लेना है। उसके बाद आपको आना है इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जैसे आप आएंगे, यहाँ पर स्टॉक जर्नल आपको बटन बार पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F7। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिक्स्ड सप्लाई का जो मैंने क्रिएट किया वो रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कैसे की आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैंने कॉम्बो नाम का जो आइटम बनाया है ये लिया, गोडाउन ले लिया कि कहाँ पर मेरा ये जाएगा आइटम बन के। उसके बाद क्वांटिटी, मानकर चलिए मुझे 10 क्वांटिटी इसकी बना कर रखनी है, क्योंकि मैंने स्कीम बनाई है तो मैं 10 क्वांटिटी इसकी बना कर रखना चाहता हूँ टैली में, ठीक है। अगर मानकर चलिए सेल नहीं होती आपकी, आपने तो ये एज्यूम किया कि मैं इस तरीके से सेल करूंगा, अगर सेल होती ही नहीं है तब आप इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको स्टॉक समरी में दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपका है तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। 10 पीस जैसे आप डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो भी आपने बीओएम में बना कर रखा था किचन बास्केट 10 पीस के बाद हमारा 1 पीस सेल होगा पाइप, यानी 1 पीस हम फ्री देंगे। तो 10 पीस आपने टोटल क्वांटिटी वहां डाली है, तो यहाँ पर 100 पीस हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब आपने बीओएम बनाया था तो वहां लिखा था 1 पीस में, 1 पीस आपने वहां लिखा था। उसके बाद वहां लिखा था कि किचन बास्केट 10 होगी और हमारा क्या कहते हैं पाइप 1 पीस होगा, यानी एक यूनिट के अंदर किचन बास्केट 10 होगी और पाइप 1 पीस होगा। तो यहाँ पर आप उसकी 10 क्वांटिटी बना रहे हैं तो उस हिसाब से 10 से 10 को इंटू करेंगे तो 100 होगा किचन बास्केट, और पाइप हमारा 1 से 10 को इंटू करेंगे तो 10 होगा। इस तरीके से इसे बनाकर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरी ये एंट्री ऑलरेडी मैंने कर रखी है इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक समरी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 5 पीस की बनाई थी कॉम्बो किचन बास्केट विथ पाइप, 5 पीस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया था। अब क्या है कि मान कर चलिए अकाउंटिंग वाउचर में जब मैं सेल करने जा रहा हूँ,
तो सबसे पहले तो मैं ये ऑप्शन यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, सही रहेगा। ऐसे आप एक्टिवेट रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सही रहेगा कि आप डीएक्टिवेट करके एंट्री करें यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं सेल्स वॉचर में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक पार्टी ले लेता हूँ, जैसे ये है सेल। यहाँ पर वो जो कॉम्बो वाला आइटम है ये ले लूंगा। अब मानकर चलिए कोई है जो 1 यूनिट मुझसे ले रहा है, तो एक पीस के अंदर मेरा 10 पीस किचन बास्केट है, जो आपको पता ही होगा, और उसके बाद एक पीस पाइप है। अब सपोज जो भी मैं रेट रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप डिटेल देना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या क्या आइटम दिया है, तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, इसे यस कर लेंगे और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं किचन बास्केट 10 पीस फ्री 1 इंची पाइप 1 पीस। इस तरीके से करेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं होगी, और सामने वाली पार्टी जिसे आप देंगे उसे पता भी चलेगा कि किस हिसाब से आपने दिया है। अगर आप किसी को माल निकालने भेज भी रहे हैं अपने स्टाफ को, तो उसे भी पता चलेगा इनवॉइस देख के ही कि क्या क्या देना है। और उसके बाद जो भी टैक्स हो, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी हो एप्लीकेबल, उसे आप लगा देंगे। और इस केस में भी आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आईटीसी। इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स टैली में ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आप अलग से दिखा सकें, इसीलिए इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं मिक्स्ड सप्लाई के केस में। ये मिक्स्ड सप्लाई में बता रहा हूँ, कंपोजिट नहीं बता रहा हूँ। कंपोजिट के केस में आप अलग तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंपोजिट सप्लाई के केस में फ्रेंड्स आपको मैंने क्या बोला कि नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और जो प्रिंसिपल आइटम है जिसके साथ आप आइटम फ्री दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल आइटम पर जो जीएसटी रेट है वही एप्लीकेबल होगा टैक्स के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से कि एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो मानकर चलिए कंपोजिट सप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्चुअल और बिल्ड जो कॉलम्स हैं उनका भी यूज कर सकता हूँ, और बिना उसके यूज के भी एंट्री कर सकता हूँ। मानकर चलिए जो मेरा किचन बास्केट है ये मेरा प्रिंसिपल आइटम है, ठीक है। 5 पीस अगर कोई मुझसे लेगा, या एक ही पीस कोई लेगा, तो मैं एक पीस इसके साथ वो जो पाइप है वो भी दूंगा, ठीक है, 1 पीस। अब यहाँ पर जो पाइप है ये मैं क्या करूंगा, 1 पीस दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं रेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैं फ्री दे रहा हूं। और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। अब यहाँ पर आप टैक्स एनालिसिस करके देखेंगे डिटेल में, तो ये जो जीएसटी कैलकुलेट हुई है 6% के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल आइटम है वो किचन बास्केट है, ना कि पाइप है, वो तो फ्री दे रहा हूं मैं। अगर वही पाइप मेरा प्रिंसिपल आइटम होता तो 18% जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड कंपोजिट, इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री वाली भी एंट्री कर सकते हैं, फ्री सैंपल की एंट्रीज भी मैंने बता दी। अब रही बात, कई बार ऐसा होता है कि आपने जब सप्लाई की किसी भी गुड्स की, उसके बाद आपने कोई मतलब सामने वाली पार्टी को एक टारगेट दे दिया कितना सेल करोगे, तो जो पीस मैंने तुम्हें 100 रुपए में दिया वो मैं तुम्हें 20 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा बाद में। अगर तुम इतनी टारगेट को अचीव कर लेते हो तो बाद में मैं क्रेडिट नोट के थ्रू तुम्हें इतना डिस्काउंट दूंगा, जिसमें वो तुम्हारा आइटम 20 रुपए कम हो जाएगा, यानी 80 रुपए का पड़ेगा तुम्हें। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट नोट आप देंगे एज ए सप्लायर, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की वो कम हो जाएगी, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बनती है वो कम हो जाएगी। और वहीं पर जो आपका रिसिपिएंट है उसे अपनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। वो इसलिए रिवर्स करनी होगी क्योंकि जब उसने जो परचेस किया था 100 रुपए के रेट से परचेस किया था, तो उसके ऊपर जो टैक्स थी उसकी उसने आईटीसी क्लेम कर ली थी। अब क्योंकि आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस केस में 20 रुपए उसे वो सस्ता पड़ रहा है, तो जो उसने 20 रुपए के ऊपर आईटीसी क्लेम किया उसे रिवर्स करना होगा। तो इसे आपको ज्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिंपल बता देता हूँ कि एक सप्लायर जब क्रेडिट नोट देता है किसी भी सिचुएशन में, तो सामने वाला जो रिसिपेंट है उसकी एंट्री डेबिट नोट में करता है, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही आप डेबिट नोट में एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट की एज ए रिसिपेंट, आपकी आईटीसी ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी, आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस आपकी इनपुट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और मैं बता दूं कि इन सारी टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, इसीलिए मैं इस वीडियो में ये सारी टॉपिक कवर नहीं करूंगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।